हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आगे के एमसीक्यूज़ करेंगे आईपीसी के। इससे पहले हमने 180 एमसीक्यूज़ कर लिए और ये हमारी आईपीसी की लास्ट वीडियो होगी जिसके अंदर हम आईपीसी के एमसीक्यूज़ करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमारे जो क्रिमिनल एमसीक्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब जो आपकी प्रीलिमिनरी की क्रिमिनल की तैयारी के एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पे हमारे ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा आप आगे और भी एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अराउंड इसके भी हमारे 250 एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। सीआरपीसी के 450 किए, एविडेंस एक्ट के 350 के अराउंड किए, तो काफ़ी है। इसके अलावा आप आगे अपनी बुक से जो भी आपके पास बुक है उसको कर सकते हो। जैसे यूनिवर्सल की बुक आती है उससे आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स आती है जिससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम इसको एंड कर देंगे। इसके बाद हम सिविल लॉ को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सीपीसी के एमसीक्यूज़ करेंगे, उसके बाद हम आगे के जितने और सिविल लॉज हैं जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या और लिमिटेशन एक्ट जितने भी हैं वो सारे आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यू क्या पूछ रहा है। 184 के अंदर पूछता था सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट की। जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट है वो क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोथ ए एंड बी। तो अगर हम सब्जेक्ट थेफ्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे 378 के अंदर, जिसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है, मैंने इस पर अभी वीडियो डाली है, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ठीक है कि थेफ्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 5 और मोर पर्सन इज एसेंशियल फॉर, कि किसके अंदर 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति चाहिए होते हैं, तो वो डकैती के अंदर 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति चाहिए होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी या डकैती। तो इनमें से किस चीज़ के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी की जा सकती है? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक्सटॉर्शन की जा सकती है। एक्सटॉर्शन दोनों के लिए की जा सकती है, मूवेबल और इमूवेबल के लिए। फिर रॉबरी क्या होता है? इसी मतलब ये दोनों चीज़ें ही आ जाती हैं रॉबरी के अंदर, और डकैती और रॉबरी सेम ही होते हैं, बस डकैती में 5 या 5 से ज़्यादा लोग आ जाते हैं। 187 के अंदर पूछा वाई इंसर्ट इज हैंड इनटू द पॉकेट ऑफ जेड ओनली टू फाइंड द पॉकेट टू एम्प्टी। वाई इज गिल्टी ऑफ, उसने क्या किया यहाँ पे, उसकी पॉकेट में हाथ डाला लेकिन वो इम्पॉसिबल था ऐसा करना, लेकिन उसने अपनी तरफ से अटेम्प्ट किया। तो यहाँ पे उसने कौन सा ऑफेंस किया? उसने अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट किया। सी ऑप्शन ठीक है। फिर ल्यूनेसी इज़ अ गुड डिफेंस, की जो ल्यूनेसी होती है कि भाई ये एक गुड डिफेंस होती है। इफ़ द एक्ट वॉज कमिटेड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द पर्सन वॉज साउंड माइंड का होगा तब थोड़ा ना, जब वो अनसाउंड माइंड का होगा उस वक्त के लिए वो गुड डिफेंस होता है। वही ल्यूनेंसी मतलब वो अनसाउंड माइंड का, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछता है 189 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज कमिटेड। इनमें से कौन से केस के अंदर ऑफेंस जो है अबेटमेंट को ऑफेंस कमिट हुआ है? तो एक्स विडो प्रिपेयर हर सेल्फ फॉर सती एंड प्रोसीड टूवर्ड्स द पायर ऑफ हर हस्बैंड। अपनी पति के चिता की तरफ बढ़ती है वो अपने आप को तैयार करके। एक्स वाई एंड जेड फॉलो हर बाय शाउटिंग रिपीटेडली। उन्होंने ये किया, राम राम बोल के वो आगे बढ़ते हैं। दूसरा बोलता है एक्स एंड वाई अटेंड रिसेप्शन ऑफ ब्राइड हु वाज ओनली ऑफ 13 ईयर्स की। ये अटेंड करते हैं जो कि 13 साल की ब्राइड थी, दुल्हन थी। एम ऑफिशिएट्स एज प्रीस्ट और पंडित इन द मैरिज ऑफ द गर्ल एज 15 ईयर्स एंड अ बॉय एज 18 ईयर्स। तो यहाँ पे जो ए है इसके अंदर इसने अबेटमेंट की, उसको उकसाया एक तरीके से इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, और सी के अंदर तो उसका ऑप्शन डी ठीक है। यहाँ पे तो वो सिर्फ अटेंड करने पहुंचे हैं तो इन्होंने नहीं किया। 190 के अंदर पूछ रहा है कि द एक्सप्रेशन हार्म इज यूज इन सेक्शन 81 ऑफ द इंडियन पीनल कोड इन द सेंस ऑफ, कि जो एक्सप्रेशन हार्म है ये किस सेंस के अंदर यूज किया गया सेक्शन 81 के अंदर? तो ये इंजरी और डैमेज के वे में यूज किया गया, इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर आते हैं हम 191 के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। इनमें से कौन सा जो है पब्लिक सर्वेंट नहीं है? तो यहाँ पे सेक्शन 21 पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ है ये एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है। 192 द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर वूम इज़ नॉट होमोसाइड अंडर, की होमोसाइड नहीं होता एक बच्चे को उसकी माँ की गर्भ में मारना। तो इसका ऑप्शन क्या है? बोथ इंग्लिश एंड इंडियन लॉ, दोनों ही लॉ के अंदर ये होमोसाइड नहीं होता। फिर 193 के अंदर पूछ रहा है एक्ट वाई अ स्मॉल बॉय वॉज गार्डनिंग द फील्ड, जेड एंड एम आउटसाइडर ट्रेसपास एंड स्टार्ट हार्वेस्टिंग। ऑन प्रोटेस्ट बाय वाई दे बीट हिम अप एंड हीटिंग his cries. X and P, uncles of Y who were working in different directions, rushed in. One of them, X, fired at the trespasser, killing one of them and ran away. P was arrested and charged under section 302 of IPC but murder read with section 344, तो 34. Which of the following statement is correct? तो यहाँ पे कौन सी चीज़ होगी?
तो उसके साथ उसको क्यों लग रहा है, क्योंकि उनकी कोई कॉमन इंटेंशन तो है नहीं, तो सेक्शन 34 लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो ए के अंदर बोल रहा है इज लाइबल फॉर मर्डर बिकॉज ऑफ द सिमिलर इंटेंशन। कहाँ थी उनकी सिमिलर इंटेंशन? इज लाइबल फॉर मर्डर बिकॉज ऑफ द सेम इंटेंशन। इज लाइबल फॉर मर्डर बिकॉज ही वॉज प्रेजेंट व्हेन हिज ब्रदर फोर्स एट द ट्रेसपास। ही इज नॉट लाइक, हाँ ये होगा इसका ऑप्शन डी ठीक है। ये लाइबल नहीं होगा, उनकी कॉमन इंटेंशन थोड़ी ना थी। फिर 194 के अंदर पूछ रहा है एक्स हैविंग डिलीवर्ड मनी टू हिज सर्वेंट टू कैरी टू अ डिस्टेंट प्लेस disguises himself and robs the servant on the high road with an intent to charge him. X commit the offense of, यहाँ तो यहाँ पे X ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया? X ने यहाँ पे रॉबरी कमिट की। रॉबरी की आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो कि रॉबरी क्या होती है। 195 के अंदर पूछ रहा है X a police officer has a warrant of arrest for Y. He asks Z as to the identity of Y. Z knowingly tells X that M is Y and consequently X arrests M. तो यहाँ पे Z ने कौन सा ऑफेंस किया है? यहाँ पे Z ने उसको अबेट किया, मतलब एक तरीके से इंस्टिगेशन की है। इंस्टिगेशन उसको गलत तरीके से बताया कि Z जो है जो Y जो है वो M जो है वो Y है, तो गलत व्यक्ति को अरेस्ट कर लेता है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, जो सेक्शन 107 में भी पढ़ते हैं हम। उसके बाद आगे पूछता है X गेव पॉइजनड हलवा टू Y विद एन इंटेंशन टू किल हिम। जहरीला हलवा देता है। Y ate one morsel and kept it on the side. वो रख देता है। Z who was sitting there picked it up and ate. Z died. अब Z खा लेता है और Z जो है मर जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? X is guilty of murder of Z. उसने Z का मर्डर कर दिया क्योंकि उसको पता था उसके अंदर जहर है। फिर पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ कमिटिंग फॉर्जरी इज प्रोवाइडेड इन। फॉर्जरी की पनिशमेंट किस में दी गई है? वो सेक्शन 197 का वो जो फोर्जरी है वो हमें 463 में दी गई है। फोर्जरी के अंदर मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट 464 में दिया गया और इसकी पनिशमेंट जो है 465 में दी गई है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फोर्जरी की पनिशमेंट हमें 465 के अंदर दी गई है। फोर्जरी के ऊपर भी मैंने रिसेंटली वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं। 198 के अंदर पूछ रहा है The right granted under section 100 IPC to the extent of causing death can be exercised against assault which reasonably causes the apprehension that death will otherwise be consequence of assault. The above rule has been explained by Supreme Court in one of the famous case. तो कौन से केस के अंदर इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने समझाया था? अमजद खान वर्सेस स्टेट का केस है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी ठीक है। ये फेमस केस है अमजद खान वर्सेस स्टेट। ये आप याद रखना, अमजद खान वर्सेस स्टेट के केस को। फिर द राइट टू प्रोटेक्ट वंस ओन पर्सन एंड प्रॉपर्टी अगेंस्ट द अनलॉफुल एग्रेशन ऑफ अदर इज नोन एज, कि अपनी प्रॉपर्टी को बचाना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछता है द डैश मस्ट वेस्ट फॉर अ रीजनेबल टाइम टू अलाउ द ऑनर टू क्लेम प्रॉपर्टी बिफोर अप्रोप्रिएटिंग इट। किसको वेट करना चाहिए रीजनेबल टाइम के लिए प्रॉपर्टी को अप्रोप्रिएट करने से पहले? तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी का फाइंडर होता है उसको वेट करना चाहिए जबकि उसको वो अप्रोप्रिएट करे। फिर 201 के अंदर पूछ रहा है एक्स पुट्स ज्वेल इनटू बॉक्स बिलोंगिंग टू वाई with the intention that they may be found in that box and that this circumstances may causes Y to be convicted of theft. तो यहाँ पे X ने क्या किया? X ने यहाँ पे फैब्रिकेट किए फॉल्स एविडेंस। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछ रहा है चैप्टर 20 ऑफ आईपीसी डील्स विद। जो चैप्टर 20 है उसके अंदर कौन से ऑफेंसेस दिए गए हैं? वहाँ पे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज दिए गए हैं। फिर आता है द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम आर। कौन कौन से इसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट है? तो 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट होते हैं। वो 4 क्या क्या होते हैं? वो 4 स्टेजेस होती है। 4 स्टेजेस कौन सी होती हैं? सबसे पहले आती है प्लान करना, मतलब आपका गिल्टी माइंड होना चाहिए। आप प्लान करते हो, फिर उसके लिए प्रिपेयर करते हो, फिर उसके बाद उसको क्या करते हो? अटेम्प्ट करते हो और फिर उसको कमिट करते हो। अब यहाँ पे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पूछ रहा है तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स 2 होते हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस मतलब ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिटेड है लॉ के द्वारा, और मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। वेयर द ऑफेंडर इज हिमसेल्फ इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड सब्सिक्वेंटली डिसऑनेस्टली कन्वर्ट्स इट टू हिज ओन यूज द ऑफेंस कमिटेड इज। तो यहाँ पे उस व्यक्ति ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? यहाँ पे उस व्यक्ति ने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का पोजीशन उसके पास पहले से ही था। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि उसने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की। द लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज डील विद इन। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो लिमिट है ये कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है?
ये हमें सेक्शन 74 के अंदर दी गई है। कितनी होती है ये? 3 मंथ्स की होती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते। फिर प्रिपरेशन फॉर कमीशन ऑफ क्राइम इज, कि जो प्रिपरेशन करना किसी क्राइम की वो क्या है? वो पनिशेबल होती है जब किस चीज़ के लिए की जाती है? वेजनिंग वॉर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कमिटिंग डकैती। ये 2 जगह पे ये पनिशेबल होती है, तो इसका ऑप्शन सी है। डकैती तो एक ऐसा ऑफेंस होता है जो चारों स्टेजेस के ऊपर ही जिसके अंदर सजा दी गई है। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग, सॉरी, वेदर यू आर प्लानिंग, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग, वेदर यू हैव अटेम्प्टेड और वेदर यू हैव कमिटेड ऑफेंस, ऑन ऑल 4 स्टेजेस दिस इज पनिशेबल। For being punishable at stage of planning, you go under section 402. For getting it punished under section for committing preparation, you go under section 397, and other 2 are punishable under daketi. So this is the only offense which is punishable at all 4 stages. So option C is correct. Then X cuts down tree on Y's land and with intention of dishonestly taking a tree out of Y's possession without Y's consent, X commits. So here X is doing what? X is cutting down the tree of Y with the intention that he will dishonestly take away the property out of Y's possession, and for this he will not take the permission of Y. So here which offense X is committing? So when you do this type of offense, you are committing offense of theft, because that property is a immoral property, but now it has severed from the earth. If you will read explanation 1 and 2 of section 378, then your this doubt will be cleared, that when property is severed from other and from earth, then it becomes movable property. And now if you move that property out of the possession of the owner without taking his consent with dishonest intention, then you are committing theft. So here option D is correct. 208. The difference between section 34 and section 149 of Indian Penal Code is. So here he is asking what is the basic difference between section 34 and section 149 of Indian Penal Code. What you will see in section 34, section 34 talks about common intention, and section 149 when people gather for common object. So the basic difference you will see, the option A is wrong when you will read it. We'll go to the next option. That section 140 is only a rule of evidence. This is also wrong. Option C, what C says, the section 34 requires active participation in action, whereas section 149 requires mere passive membership of unlawful assembly. So option C is correct, that whether you are getting a member of unlawful assembly and whether you are acting or not, you are punishable under section 149. But for getting punished under section 34, you have to be the active member or active participant of the crime which is taking place there. So option C is correct. Now let's come to section 200. Question number 209. So what he is asking here is 5% concert to loot a bank. So here what 5 people are doing, they are planning to do a loot in a bank. 2 of them M and R stay in the car. From these 2, like from these 5 people, 2 are M and N, and they decided to stay in the car with the engine running on. Like car will be on, if other 3 will come, then they will sit in the car and they will run away. So these 2 will sit outside in the car at the entrance of the bank. 3 of them, X, Y and Z, enter the bank. Now out of those 5, 3 people, X, Y and Z, enter the bank. X shoot the cashier and Y and Z loot the cash. Police suddenly reaches the bank and apprehends. Now police reaches and they caught all 3 people, Y and Z, but S escapes. But out of these 3, S escapes. X ran away. On seeing the police enter the bank, M and N also ran away. So from these 5, only Y and Z were apprehended. All other 3 people were ran away. Later on, all the 5 are arrested. So now police did its investigation, police do its efforts, and they caught all other criminals also, accused also, with the offense. Now they charge them with the offense of dacoity, looting and murder. M and N plead that they are not guilty of any of the offenses. Now they are saying we were only sitting outside in the car, we have did nothing, so we are not guilty of the offenses. So why you have charged us with these
offenses, dacoity, looting, and murder. Certainly not of murder and looting. They said we are okay part of dacoity, but we are not part of looting and murder, as they did not participate in any of these offenses. Should their plea prevail? So this is very simple question. We have discussed this various times in our videos also. Since the looting of the bank was committed in furtherance of common intention of all the fives, M and N are equally liable for looting and murder along with X, Y, and Z, and thus their defense will not prevail. So this is the obvious answer here. Option C is correct. Now let's come to the next question. What it is asking, it is saying rape is an offense against. So against whom this is an offense? This is an offense against human body. This is offense against human body. Now question number 211. It is it an indispensable element of dishonesty as defined in section 24 read with section 23 that the illegal wrongful gain should be intended to be caused to a person who is not legally entitled to the property? So if you will read these two sections, section 24 and section 23, you will get the answer of this question. So here option A is right. What it is saying, it is correct. The next question is, when the injury is intentional and sufficient to cause death in the ordinary course of nature and death follows, the offense is. So here option C is correct, that you have committed murder. Why? Because injury is intentional and sufficient to cause death, which is the basic element of murder. And in the ordinary course of nature, like if you give somebody this type of injury in ordinary course, and you know that if I will give somebody this type of injury, that person will die, because this injury is so harsh. Like you are getting your knife entered, you're stabbing into somebody's stomach, then you know that this injury will cause death of that person, so you are committing murder. Now 213. P gives grave and sudden provocation in M to M. M on this provocation fires pistol at P. So he become provocated and he fired pistol on P, neither intending nor knowing himself to be likely to kill Q, who is near him but out of the sight. M kills Q. Now what? He fired his pistol against M, but he was unaware that Q is also standing there and he was not inside his sight, and he killed M with his that fire. So here, as per you, what it is, whether it is murder, not culpable homicide, not a murder but culpable homicide, it is neither a murder nor a culpable homicide, it is a culpable homicide. So this is not a murder but culpable homicide. When you will read section 299, 300 and its explanation, exceptions, you will get clear why this is not a murder but a culpable homicide. Now next, section 511 does not apply in case of attempt of right, attempt of murder, attempt of theft or attempt of affray. So 511 basically section is about attempt, where there is no specific section for attempt of any offense. So when you read murder, there is specific section for attempt of murder, that is section 300, पता नहीं भूल गया कौन से थे, 300 अटेम्प्ट करने का मर्डर. ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे को याद नहीं आ रहा. तो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के लिए 307 है, अबेटमेंट टू मर्डर है, कौन सा याद नहीं मेरे को, आप देखना कमेंट करना. इसका ऑप्शन बी ठीक है. देन द क्वेश्चन इज 215. A boy over 11 years but below 12 years of age picked up knife and proceeding towards with a threatening gesture, saying that he would cut him into pieces, actually stab him to the death. ऐसा saying this, he proceeded toward that person, that he will, through his gestures, that he will cut that person into pieces or actually stabs him to death. So here, what offense has been committed by that boy? Here that boy will be guilty because he had attained maturity of understanding to judge the nature and consequences of his conduct of mind and the act concerned in the case. So when a child is mature enough
to understand his act, that if he will stab that knife into someone, that person will lead to death. That means that person, that boy of 11 is mature enough to know what act he is doing and what its consequences will be. So that boy will be guilty of that offense. So option B is correct here. 216 explanation dash to section 403 states that dishonest misappropriation for time only is a misappropriation within the meaning of this section. So your option A is correct. When you will read section 403 explanation 1, you will get the right answer of this question. Extortion is if the offender at the time of committing an extortion is in the presence of the person put a fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death or instant hurt or instant wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induces that person to put the fear and then delivering up the extorted, this is called robbery. When you will read the definition of robbery, section 390, so you will get it that in robbery there are two things. One is theft or extortion, or both things can be there. This is not necessary that only theft will be there or extortion will be there. It is possible that both things can happen in robbery. So when extortion is done with a fear of causing another person to instant death or instant hurt or instant wrongful restraint, then that person has committed robbery under section 390. But in extortion, you are putting that person in fear of anything. It can be of basically anything in injury. It can be injury of mind, injury like defamation. So any type of injury you are causing in extortion. But when it comes to dacoity, you are getting that person into fear of instant death, instant hurt, instant wrongful restraint. Then that becomes the robbery. Now 218, adultery as defined under section 497 is an offense against whom this who is the person against whom this offense is committed. So this is against husband. Whose husband? The wife of which person, like this is A, this is B, and this is C. This is husband, this is wife. So this is third person C, who is having wrong relationships with wife of A. So here this offense is committed against A. But now this section has been declared unconstitutional by Supreme Court. Do mention the case in which our Supreme Court has made it unconstitutional, violating Article 14 and 21. I have discussed this in my video also about section 497. You can watch that video also, from which you will get clear that which case is this in which Supreme Court has declared it unconstitutional. 219. Y intentionally deceives Z into belief that Y has performed. Y is part of a contract made with Z which he has not performed, and thereby dishonestly induces Z to pay money. So here Y has committed which offense? Here Y has committed the offense of cheating. So option C is correct. 220. Z, a self-styled expert in a family planning, gave Y some chemical. After consumption of the chemical, the child in the womb of Y died in the womb. What offense has Z committed? So here, when you are killing a child in the womb of mother, you are committing offense of causing miscarriage. So here Z has committed the offense of causing miscarriage. Option C is correct. Then X take a girl out of custody of her lawful guardians. That means he is committing kidnapping. Which of the following statement is a complete defense of if X is charged under section 361 of IPC for kidnapping on the ground that girl was below the age of 18 years when taken away? So the girl was student in a college and could understand what was right or wrong for her. This is not correct. The girl was maltreated by the guardians and A promised her better life. The girl looked more than 18 years of age and the accused had satisfied himself that she was more than 18 years of age. And D, none of the above. So here he can't take any type of defense. All these defenses are vague. He cannot take these defenses. Then 222.
dishonest intention must precede the act of taking in uh, theft. So here option C is correct. Then 2 to 3, abatement may include abatement by instigation, abatement by conspiracy, abatement by aid, abatement by acquiescence, abatement by silence. So when you read the definition of abatement under section 107, you will come to know that abatement only includes three things. That is abatement by instigation, abatement by conspiracy, and abatement by aid. So here option A is correct, that only the first three constitute abatement. Response, which of the following statement is incorrect? So you have to tell which statement is incorrect. The imprisonment in default of payment of fine does not liberate the offender from his liability to pay the fine in full imposed on him. It imposes the following period of limitations. A period of 6 years from the date of the sentence within which the fine can be recovered, a longer period in case in which the offender has been sentenced to imprisonment more than 6 months. The death of the offender will not extinguish the liability for fine and it can be recovered from any property which is liable for the payment of his debts. तो यहाँ पे if we see, the option C is incorrect. Then 225, punishment for the culpable homicide not amounting to murder is given in the IPC. In which section the offense, the punishment for culpable homicide not amounting to murder is given? So when you will read section 304, you will get the punishment for culpable homicide not amounting to murder. Then 226, removal of ornaments from the body of one after causing his death is, like you have done death of some person and then you are removing his or her ornaments. So which offense you are committing? You are committing offense under section 404. So here option D is correct. So this is all in this video. Like we have did question up to 226. These are enough for IPC. Now we will start CPC from next video. So if you like this video and if you have reached this time, so please like this video, share and subscribe too. So that's enough for this video. Thank you so much.